साथियों, श्री बालाजी श्याम शरणम क्लासेज की तरफ से आपका स्वागत है। हम आज भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे और समग्र रूप से, संपूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे, अच्छा अध्ययन करेंगे। हम भारत के राष्ट्रपति पद का अध्ययन कर चुके हैं, उसका वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। आप सबसे निवेदन है मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आइए आज हम भारत के राष्ट्रपति पद की शक्तियाँ का अध्ययन करेंगे। ये कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ होती है, विधायी शक्तियाँ होती हैं, वित्तीय शक्तियाँ होती है, न्यायिक शक्तियाँ होती है, कूटनीतिक शक्तियाँ होती है और सैन्य शक्तियाँ होती है और आपातकालीन शक्तियाँ होती है राष्ट्रपति पद की यानी भारत के राष्ट्रपति की। कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ आप सभी को विदित है कि भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक है, देश का दादाजी है। और उसी के साथ में अनुच्छेद 52 395 अनुच्छेदों में से अनुच्छेद 52 ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, लेकिन अनुच्छेद 53 ये कहता है कि कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ यानी अनुच्छेद 53 ये कहता है कि कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी। यानी कार्यपालिका का मुख्य होगा राष्ट्रपति महोदय। आर्टिकल 53 कहता है, ये कौन सा कहता है? आर्टिकल 53 कहता है। अनुच्छेद उसी के साथ में अनुच्छेद 75 ये कहता है कि लोकसभा में बहुमत दल के नेता को लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है। उसी के साथ में प्रधानमंत्री की सहायता से मंत्रिपरिषद का भी गठन राष्ट्रपति महोदय ही करता है। अनुच्छेद क्षेत्र में महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय द्वारा ही की जाती है। महान्यायवादी संसद के अधिवेशन में भाग ले सकता है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है। एकमात्र संसद का सदस्य न होते हुए भी संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार महान्यायवादी को होता है। क्षेत्र के अनुसार महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति महोदय द्वारा की जाती है एवं केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासकों की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय द्वारा ही की जाती है। तो अनुच्छेद 53 में कार्यपालिका का मुख्य होता है। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय द्वारा की जाती है। उसी के साथ में प्रधानमंत्री की सहायता से मंत्रिपरिषद की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। उसी के साथ में अनुच्छेद क्षेत्र में महान्यायवादी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति महोदय द्वारा ही की जाती है। 155 के अनुसार राज्यों के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय द्वारा की जाती है। 316 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति 316 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग UPSC संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है कौन? राष्ट्रपति महोदय। राष्ट्रपति महोदय 316 के अनुसार 324 के अनुसार चुनाव आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति 324 अनुच्छेद 324 के अनुसार चुनाव आयोग यानी निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय ही करता है। सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय ही करता है। उसी के अनुसार अनुच्छेद 148 के अनुसार जो होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी राष्ट्रपति महोदय द्वारा ही की जाती है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी किसके द्वारा? राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। उसी के साथ में अंतर्राज्य परिषद, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग आदि का गठन
राष्ट्रपति महोदय द्वारा ही किया जाता है। साथियों, कार्यपालिका संबंधी शक्तियां हम देख चुके हैं कि अनुच्छेद 53 के अनुसार कार्यपालिका का मुख्य होता है, अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति, अनुच्छेद 76 के अनुसार महान्यायवादी की नियुक्ति, 155 के अनुसार राज्यों के राज्यपाल एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों की नियुक्ति करता है। उसी के साथ में 316 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति भी करता है। विधायी शक्तियों के अनुसार, विधायी शक्तियों में सबसे पहले आएगा आर्टिकल 85। आर्टिकल 85 के अनुसार संसद का अधिवेशन बुलाता है कौन? राष्ट्रपति महोदय। अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद का अधिवेशन बुलाता है। हाँ, लेकिन अधिवेशन के साथ में सत्रावसान भी इन्हीं के द्वारा किया जाता है, सत्रावसान, और अध्यक्षता भी यही करेगा। इसी के अनुसार अनुच्छेद 87 के अनुसार, अनुच्छेद 87 के अनुसार नई लोकसभा बनती है, लोकसभा के चुनाव होते हैं और नई लोकसभा के गठन के बाद में मंत्रिपरिषद द्वारा तैयार किए गए अभिभाषण को दोनों सदनों के सामने राष्ट्रपति महोदय पढ़ता है। दोनों सदनों के सामने अभिभाषण पढ़ता है कौन? राष्ट्रपति महोदय। 85 में संसद का संयुक्त अधिवेशन, लेकिन 87 में दोनों सदनों के सामने अभिभाषण पढ़ता है। अभिभाषण दोनों सदनों के सामने अभिभाषण को पढ़ता है, यानी नई जब लोकसभा का चुनाव होता है और नई लोकसभा के चुनाव के बाद में दोनों सदनों की जो प्रथम बैठक होती है उस बैठक में मंत्रिपरिषद द्वारा तैयार किए गए अभिभाषण को राष्ट्रपति महोदय पढ़ता है। उसी के साथ में 108 अनुच्छेद 108 के अनुसार, अनुच्छेद 108 के अनुसार संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। संयुक्त अधिवेशन बुलाता है राष्ट्रपति महोदय। कोई विशेष कानून अगर पारित कराने की आवश्यकता है, कोई विशेष विधेयक को पारित कराना है, कोई कानून बनाना है, कानून बनाना आवश्यक है, कोई विशेष विधेयक को पारित कराना है, तो राष्ट्रपति महोदय दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। ये राष्ट्रपति महोदय ही करता है। अब तक 3 बार 1961, 78 और 2002 में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है इस प्रकार का। इसी के साथ में अनुच्छेद 123 के अनुसार, अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश जारी करता है। ये अध्यादेश ये होता है, अध्यादेश जारी करता है कि यानी संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा और विशेष कानून की आवश्यकता हो, संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा हो, विशेष कानून की आवश्यकता हो, तो राष्ट्रपति महोदय अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति महोदय अध्यादेश जारी कर सकता है। कौन सी स्थिति में? जब संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा हो और देश को विशेष कानून की आवश्यकता हो, यानी सख्त कानून की आवश्यकता हो, तो राष्ट्रपति महोदय आर्टिकल 123 के अनुसार अध्यादेश जारी कर सकता है और वो अध्यादेश संसद द्वारा बनाए गए कानून के समान ही क्या करेगा? कार्य करेगा। इसी के साथ में अनुच्छेद 111 के अनुसार, जिसको कहते हैं वीटो शक्ति या पॉकेट वीटो, यानी कोई भी जो विधेयक है, विधेयक कानून का रूप तभी लेता है जब राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर हो जाते हैं। अंतिम तौर से राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर हो जाते हैं, लेकिन राष्ट्रपति महोदय अगर उस पर हस्ताक्षर न करें, स्वीकृति भी न दे, वापस भी न लौटाए और उसको अपनी जेब में रख ले, अपने पास में ही रख ले, तो उसे वीटो शक्ति या पॉकेट वीटो पावर कहते हैं। किसकी? राष्ट्रपति महोदय की। और एक बार राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने ऐसा किया है, ज्ञानी जेल सिंह ने किया है 1986-87 में, और ये था पॉकेट वीटो, बैंक डाकघर कानून के संबंध में राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह जी ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। तो ये था 85 के अनुसार संसद का संयुक्त अधिवेशन। 87 के अनुसार लोकसभा, जब नई लोकसभा हो तो दोनों सदनों के सामने, लोकसभा का चुनाव हुआ हो, दोनों सदनों के सामने अभिभाषण को पढ़ता है। 108 के अनुसार कोई विशेष विधेयक को पारित कराना हो और उस स्थिति में संयुक्त अधिवेशन
बुलाता है कौन? राष्ट्रपति महोदय। 123 के अनुसार जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, अधिवेशन नहीं चल रहा हो, तो देश को सख्त कानून की आवश्यकता हो, तो राष्ट्रपति महोदय अध्यादेश जारी कर सकता है। 111 के अनुसार पॉकेट वीटो या वीटो शक्ति राष्ट्रपति महोदय की, यानी राष्ट्रपति उस पर विधेयक पर हस्ताक्षर भी नहीं करे, स्वीकृति भी नहीं दे, अस्वीकृति भी नहीं दे, अपने जेब में रख ले, अपने पास में रख ले, तो उसे पॉकेट वीटो शक्ति कहते हैं। ज्ञानी जेल सिंह ने 1986-87 में बैंक डाकघर कानून के संबंध में इस शक्ति का प्रयोग किया था। साथियों, विधायी शक्ति हो चुकी है। वित्तीय शक्ति के तहत अनुच्छेद 280 के तहत, अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति महोदय करवाता है। उसी के साथ में अनुच्छेद 266 के तहत, अनुच्छेद 266 के तहत जो भारत की संचित निधि होती है, संचित निधि होती है, और 267 के तहत, अनुच्छेद 267 के तहत आकस्मिक निधि होती है, आकस्मिक निधि होती है। ये दोनों राष्ट्रपति महोदय के नियंत्रण में होती है, दोनों राष्ट्रपति महोदय के नियंत्रण में होती है। राष्ट्रपति महोदय के नियंत्रण में होती हैं दोनों। संचित निधि से जो जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी हैं, संवैधानिक पदाधिकारी, उनको वेतन मिलता है, और आकस्मिक निधि से आकस्मिक घटनाओं के लिए खर्च किया जाता है। उसी के साथ में राष्ट्रपति महोदय, दोनों संचित निधि और आकस्मिक निधि राष्ट्रपति महोदय के नियंत्रण में होती है। इसी के साथ में राष्ट्रपति महोदय धन विधेयक को छोड़कर सभी प्रकार के विधेयक को संसद के पास में पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। तो ये थी वित्तीय शक्तियाँ। अब न्यायिक शक्तियों के तहत मेरे साथियों, सबसे पहले तो न्यायिक शक्तियों के तहत सबसे पहले तो अनुच्छेद 72 आता है, अनुच्छेद 72। अब अनुच्छेद 72 के अनुसार किसी व्यक्ति की, किसी दोषी की, किसी व्यक्ति की सजा को कम या माफ़ कर सकता है। उसी के साथ में अगर किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए मृत्युदंड मिला है तो मृत्युदंड को सजा के रूप में कन्वर्ट कर सकता है और माफ़ भी कर सकता है, माफ़ भी कर सकता है अनुच्छेद 72 के अनुसार, न्यायिक शक्तियों में अनुच्छेद 72 के अनुसार। उसी के साथ में अनुच्छेद 143 के अनुसार, अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति महोदय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से संवैधानिक विषय पर सलाह मांग सकता है, सलाह मांग सकता है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ये बाध्यकारी नहीं है कि वह सलाह दे ही। उसी के साथ में राष्ट्रपति भी ये बाध्यकारी नहीं है, राष्ट्रपति भी ये बाध्यकारी नहीं है कि वह सलाह माने या न माने। तो 143 के अनुसार सलाह ले सकता है। 124 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय द्वारा ही की जाती है, राष्ट्रपति महोदय द्वारा ही की जाती है। 72 के अनुसार सजा को कम कर सकता है। उसी के अनुसार 143 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से क्या मांग सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से संवैधानिक विषय पर
सलाह मांग सकता है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश बाध्यकारी नहीं है कि वह सलाह दे। उसी के साथ में राष्ट्रपति भी बाध्यकारी नहीं है कि वह मुख्य न्यायाधीश की सलाह को माने ही माने। 124 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय द्वारा की जाती है। साथियों, न्यायिक शक्तियाँ हो चुकी, कूटनीतिक शक्तियों के तहत राष्ट्रपति महोदय राष्ट्र का नेतृत्व करता है। राष्ट्र का नेतृत्व करता है, यानी जो विदेश नीति है वो राष्ट्रपति के नाम से संचालित होती है। विदेश नीति राष्ट्रपति के नाम से ही क्या होती है, संचालित होती है मेरे साथियों। उसी के साथ में समझौते, संधियों पर समझौते दूसरे देश से या कोई संधि होती है, इन पर हस्ताक्षर राष्ट्रपति महोदय ही करता है, हस्ताक्षर करता है। इसी के साथ में कूटनीतिक शक्तियों में जो अन्य देशों में जो राजदूत हैं, अन्य देशों में राजदूत और राष्ट्रमंडल देशों में उच्चायुक्त होते हैं। राष्ट्रमंडल देश जो ब्रिटेन के गुलाम हैं, वहाँ पर जो राजदूत नियुक्त किए जाते हैं उसको उच्चायुक्त कहते हैं। तो इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय द्वारा ही की जाती है मेरे साथियों, की जाती है। अब आगे सैन्य शक्तियां हैं। राष्ट्र का नेतृत्व करता है, यानी देश की विदेश नीति, विदेश में देश का नेतृत्व राष्ट्रपति करता है। विदेश नीति राष्ट्रपति के नाम संचालित होती है। किसी देश से अगर समझौता संधि होती है तो उस पर हस्ताक्षर किसके होते हैं, राष्ट्रपति महोदय के भी होते हैं। उसी के साथ में अन्य देशों में राजदूत और राष्ट्रमंडल देशों में जो ब्रिटेन के गुलाम हैं उनमें उच्चायुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। सैन्य शक्तियों के तहत, सैन्य शक्तियों के तहत मेरे साथियों, सैन्य शक्तियों में एक तो तीनों सेनाओं का कमांडर होता है। तीनों सेनाओं का कमांडर राष्ट्रपति होता है। जल, थल और वायुसेना का कमांडर राष्ट्रपति महोदय होता है। उसी के साथ में किसी देश से युद्ध हो रहा है तो युद्ध की घोषणा राष्ट्रपति करता है। और युद्ध के बाद में शांति की घोषणा भी राष्ट्रपति महोदय द्वारा ही की जाती है। तो ये थी सैन्य शक्तियाँ। अब आपातकालीन शक्तियों में देखते हैं अपने साथियों। तो आपातकालीन शक्तियों में संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख है। और ये आपातकालीन शक्तियाँ 3 भागों में विभाजित है। 3 भागों में विभाजित है मेरे साथियों। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360 3 भागों में विभाजित है। इसमें बाह्य आक्रमण हो जाए, बाह्य आक्रमण यानी अन्य देश भारत पर आक्रमण कर दे, या फिर देश में आंतरिक अशांति हो जाए, आंतरिक अशांति हो जाए, इसके कारण 352 लागू किया जा सकता है, राष्ट्रीय आपात लागू किया जा सकता है। और 352 अब तक 3 बार लागू हो चुका है। एक तो 1962 में, 1971 में और 1975 में 3 बार लागू हो चुका है। 1962 में भारत व चीन युद्ध के समय, इसी के साथ में 1971 में भारत व पाक युद्ध के समय, भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, और ये 1975 में आंतरिक अशांति के कारण 352 लागू किया गया था। यह आंतरिक अशांति पुरुष नसबंदी इंदिरा गांधी जी ने चलाई थी। इस कारण 352 लागू किया गया था। उसी के साथ में 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ।
और इसमें एक शब्द जोड़ा गया कि भाई साहब अगर जब शस्त्र विद्रोह होगा तब ही 352 लागू किया जाएगा। इसमें यह संशोधन किया गया, 3 बार लागू किया गया है 352। अब 356 में है संवैधानिक तंत्र की विफलता, यानी राष्ट्रपति शासन तंत्र की विफलता, यानी किसी राज्य की सरकार संवैधानिक नियमों के अनुसार अगर नहीं चल रही है तो वहाँ पर संवैधानिक तंत्र की विफलता होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, यानी राष्ट्रीय आपात लागू किया जा सकता है। इसको कहते हैं राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन यानी किसी राज्य की सरकार विधानसभा में अगर बहुमत खो दे तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। सबसे पहले 356 पंजाब में 1951 में लागू किया गया। सबसे लंबी अवधि तक भी पंजाब में लागू किया गया था। उसी के साथ में सबसे अधिक बार कर्नाटक में लागू किया गया है। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में सबसे अधिक बार इंदिरा गांधी ने 356 का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया है। राजस्थान में 4 बार लागू किया गया है। राजस्थान में 4 बार लागू किया जा चुका है। तो ये था संवैधानिक तंत्र की विफलता। 360 ये आर्थिक संकट है। आर्थिक संकट यानी देश में खाद्यान्न की या वित्त की समस्या आ जाए तो राष्ट्रीय आपात लागू किया जा सकता है। तो ये था राष्ट्रपति पद की शक्तियाँ। आप सबसे निवेदन है मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय जय हिंद, जय जय भारत, जय जय राजस्थान।